हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज करेंगे। और आज हमने जो सेट लिया है वो 2025 का लिया है, तो इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पे। ये देख लीजिए, जैसे हमने ये 2024-25 का सेट लिया है, ये सेट एक्स है। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं आपके। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये हमारा जो है पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, तो हमें इसके जीरोस बताने हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u के। तो ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके हमें जीरोस बताने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे। हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है। तो यहां पे 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। जब हम 4u कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा u प्लस 2, क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है और u हमने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू 0। अब या तो 4u 0 होगा, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से u की वैल्यू आएगी 0/4, 0/4 इज 0, और यहां से u की वैल्यू आएगी -2। तो हमारे इसके जीरोस आ गए 0 और -2, इसके हमारे जीरोस आ जाएंगे। और हमें इसको सॉल्व भी करना है, हमें इसको सॉल्व करके बताना है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0, -2, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको इसको सॉल्व जो है करना पड़ेगा। तो इसके जीरोस आ जाएंगे 0 और -2, इसके जो है दो जीरोस आ जाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने। कई बार ये वाला पार्ट सेम पार्ट 4 मार्क्स में भी आता है और उसमें जीरोस भी निकालने होते हैं, और साथ में उसका रिलेशन भी वेरीफाई जो है करना होता है, सम ऑफ जीरोस के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को क्या बोलते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को क्या बोलते हैं। तो यहां पे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव है, 0.1 कैन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 0.1 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो इसका आंसर है ट्रू, 0.1 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये आपने ध्यान रखना है। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से कभी कम नहीं होती और 1 से कभी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए 0.1 प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट नंबर 4 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। हमने पिछले वीडियो में भी इस वाले क्वेश्चन को किया हुआ है कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स होते हैं, एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। तो यहां पे है कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स होते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो एक सर्कल के ऊपर इनफिनाइट टेंजेंट्स होते हैं, इनफिनाइट। ए सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। एक सर्कल के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। और अगर कभी बात करें कि पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं, तो ये सर्कल है तो सर्कल पे 2 पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल की बात आएगी, पैरेलल टेंजेंट की बात आएगी, तो पैरेलल जो है वो 2 टेंजेंट्स होते हैं। वैसे सर्कल के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ए सर्कल कैन हैव। आपके सर्कल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो सर्कल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r। तो वेरी इजी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। हमने एक वीडियो में देखा था, हमें वहां पे सेमी सर्कल पूछा था, लेकिन यहां पे हमें सर्कल पूछा है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर एरिया पूछ ले तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और यहां पे सर्कमफ्रेंस पूछा है
तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। नेक्स्ट है √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 क्या रेशनल नंबर है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज जो √3 है वो आपका एक इरेशनल नंबर है और ये आप लोगों ने प्रूव में भी किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे ये फर्स्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हर ऑब्जेक्टिव जो है एक एक नंबर का है, इसलिए आप इनको ध्यान से करना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से हम इनको कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और वो हमारे पास है सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एक रेशनल और इरेशनल का जो सम है वो क्या होता है, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जो रेशनल और इरेशनल का सम है वो एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट इज नंबर 8, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF ऑफ 12, 15 और 21। तो आप लोग इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, या अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्ट पे पता है कि 3 ही आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। तो अगर करना है तो 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। ऐसे ही हम 15 का कर लेंगे, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, और 21 का करेंगे तो 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो 12 के हमारे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो गया 3 इंटू 5 और 21 का हो गया 3 इंटू 7। तो 3 सभी में कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 3। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है इनका एलसीएम कितना होगा। फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है, HCF LCM। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन पैरेलल टू। ये लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, या इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपका ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना? ये x एक्सिस के पैरेलल है ना ये y एक्सिस के, बिकॉज जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू भी बन जाएगी 0। इट मींस इसको ओरिजिन से 0 0 के जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 किसके होते हैं? ओरिजिन के। इट मींस ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी। x एक्सिस का एक नाम और होता है, x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस का एक नाम और है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये भी, तो ध्यान रखना है। x एक्सिस मींस एब्सिसा और y एक्सिस मींस ऑर्डिनेट। x एक्सिस को ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ऑर्डिनेट को बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस। और जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन पैरेलल टू, वो पैरेलल x एक्सिस y एक्सिस के नहीं है, वो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आ गया क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से आ गया। क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अगर हो तो देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या आता है? एक ही सॉल्यूशन आता है, मतलब इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। मैंने आपको बताया था 3 कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और एक आपको मैंने बताया था नो सॉल्यूशन। ये 3 चीजें मैंने बताई थी आपको, इनकी मैंने आपको कंडीशंस भी लिखवाई थी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है तीनों इक्वल होते हैं, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, सॉरी इज इक्वल टू होता है इसमें
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनकी कंडीशन होती है। और इसके अलावा इनके जो बाकी नाम है, यूनिक को ही बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, यूनिक को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनती है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और नो सॉल्यूशन के लिए होता है पैरेलल लाइंस। तो आपको ये तीनों के लिए ध्यान रखना है कि नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन सेम होगी तो दूसरी लाइन दूसरी के ऊपर होगी कोइंसिडेंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से जब कट करेंगे तो पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलेंगी उसमें क्या होता है आपका नो सॉल्यूशन। इन दोनों के लिए कंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन का में होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये हर बार पेपर में ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं 11th में 30th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की जो 30th टर्म होगी वो आपको बतानी है क्या होगी। अब ये जो एपी है इसमें सबसे पहले हम ए और डी लिख लेंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए आ गया 10, डिफरेंस आ जाएगा 7 माइनस 10, सेकेंड में से फर्स्ट को जो है माइनस करते हैं तो 7 माइनस 10 इज -3। आपको पूछिए 30th टर्म A30 का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए की जगह हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और डी की जगह -3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 इंटू 3 87 में से 10 जाएंगे तो 77 और बड़ी माइनस के इसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज -77। एपी पे ऑब्जेक्टिव भी हर बार आपको आना ही आना है, इसको ध्यान से करना है आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया पिछले सेट में भी। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर थीटा इंक्रीज करे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका ये फॉल्स है, क्योंकि cos की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं करती, वो डिक्रीज करती है। और साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, cos का टेबल किस तरह से था, cos 0 पे 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 that is 1/√2, cos 60 जो है वो 1/2 होता है और cos 90 जो है वो आपका 0 होता है। तो ये वैल्यू हर स्टेप में जो है कम हो रही है। ठीक है, cos की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, वो इंक्रीज नहीं होती जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन ये वैल्यूज कम हो रही है, पहले 1 है फिर √3/2 1/√2 1/2 और करते करते लास्ट में 0 हो रही है cos 90 पे। cos की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर साइन का आएगा तो साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट नंबर 13 जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको टेबल आना चाहिए इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 फिर से 1/√3 और उसका स्क्वायर बोला तो हम स्क्वायर कर लेंगे। इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, ये आपका हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 -1/3 2/√3 3 में से 1 जाएंगे 2/3 2/√3 डिवाइड की जगह को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। ये 2 और 2 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3/√3। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, इसलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ये हमारे पास आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 वो होता है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो बचता है 3, तो √3 की जगह लिख दिया 3। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया √3। तो इसका आंसर आएगा √3। अब इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 मार्क्स का है लेकिन अब डायरेक्ट नहीं लिखा आपने √3,
इसके लिए आपको पहले इसको जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास है वो है इफ an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, आपको a3 निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, n की जगह आपने 3 पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ n की जगह अगर 3 की जगह कोई और वैल्यू दी होगी तो आपको वैल्यू पुट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15, a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two distinct roots। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट रूट कब होते हैं? देखो डिफरेंट रूट होते हैं जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो डिफरेंट रूट होते हैं। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आपका जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पे नेचर ऑफ रूट्स करके टॉपिक है ये आपका। उसमें बताया गया है जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब क्या होता है, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो तब क्या होता है, और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या होता है। तो अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं। और अगर इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स, और अगर वैल्यू 0 से छोटी हो तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो फिर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते, उस केस में d जो है नेगेटिव आता है। और d निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो a b और c है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिया है वहां कोई और इक्वेशन दी होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसके डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट रूट कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू 0 पे इक्वल रूट्स आते हैं और लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स। अब कई बच्चे जो है ग्रेटर और लेस के साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है गलत ऑप्शन मार्क नहीं करना। ये हमारा क्वेश्चन 15 था। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोगों ने आगे भी ये क्वेश्चन किया है 16 वाला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। वेरी इजी, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस खुद करना है। आप लोगों ने 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने और उनको सम करके फिर बताना कि आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसमें एपी का फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, या सिंपल 3, 6, 9, 12, 15 लिख के उन सबको ऐड करके बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला ऐसे वाले हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इसमें। ये भी आप लोग खुद आराम से इसको कर सकते हो। देखो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 2 इज 2, 1 - 3 -2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी जो है स्क्वायर में नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो 4 + 4 8, यहां भी छोड़ सकते हो, और या फिर इसको ब्रेक कर लो आगे 4 × 2, 4 का रूट होता है 2, तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो 2√2 है। अगर कहीं ऑप्शन में ऑप्शंस दिए हो √8 ना हो, 2√2 हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा आगे सिंपलीफाई इसको करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। ये डिस्टेंस फार्मूला पे था। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। नेक्स्ट इज मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर होता तो फिर हम लिखते n × n+1/2, लेकिन हमें मीन निकालना है, और मीन की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे सम का फार्मूला तो ये होता है, लेकिन जब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन n है, जब n से डिवाइड करेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n+1/2। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ सम पूछा हो तो सम का फार्मूला होता है नेचुरल नंबर का n × n+1/2, लेकिन यहां हमें मीन पूछा है, तो मीन के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड भी करना पड़ता है, और यहां पे हमें ऑब्जर्वेशन से n, तो जब हम सम को n से डिवाइड करेंगे तो n और n हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n+1/2। तो ये अलग से देख लो, एक चीज लिख लो, अगर कहीं पे अलग से आपको आ जाए, सिंपल आ जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला पूछते हैं, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का, तो इसका फार्मूला है n × n+1/2। फिर आपने इसको मार्क करना है, लेकिन यहां पे हमें उसका मीन पूछा है, और मीन की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n × n+1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन यहां पे हमारे पास टोटल n थी,
जब आप इसको n से डिवाइड भी करेंगे मींस n एक और आ जाएगा, उस केस में n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा n+1/2। तो ये ध्यान रखना कि सम पूछा है या मीन पूछा है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक्स में से है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड होता है या तो वो चीज बार बार रिपीट हो रही हो, उसको मोड बोलते हैं, और अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो फिर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मोड होती है, ठीक है। अगर सपोज जैसे 6 है, 6 रिपीट नहीं हो रहा और भी कोई वैल्यू है, सभी वैल्यू सिंगल सिंगल टाइम है, तो उस केस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मोड होगा। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है तो फिर वो मोड फिर होती है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, लेकिन 7 मोड नहीं आएगा, बिकॉज जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3, इसलिए इसका मोड जो है हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 3 है। अगर सभी वैल्यूज दो दो बार होती या सभी वैल्यूज एक एक बार होती, उस केस में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मोड होती है, ठीक है। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स में से लिया गया है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेट का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया वॉल्यूम से लिया गया है। हर बार आपको पता है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। जो 9th क्लास में फार्मूले थे सरफेस एरिया वॉल्यूम के, वही यहाँ पे है। तो ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता होना चाहिए, बड़ा इजी सा फार्मूला है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने मुझे बताना कि ये बाकी कौन कौन से फार्मूले बाकी किसके हैं। पाई आर एल, पाई आर एल जो है ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। और 4/3 पाई आर क्यूब जो था, जो हमें पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मींस रेडियस और पाई की वैल्यू तो सभी को पता ही है 22/7 या फिर 3.14, और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहो हमारे साथ, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगी और हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।